देखो इंडिया 19 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग करते हैं। जो भी आप एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देते हो यानी सैलरी वगैरह पे करते हो, 4 तरीके के बेनिफिट्स है: शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अदर लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन। विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अगर आप पे करने वाले हो तो शॉर्ट टर्म सैलरी वेजेस। अगर आप रिटायरमेंट के बाद यानी उसकी नौकरी पूरी होने के बाद देने वाले हो पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप उसको आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट पे करोगे यानी नौकरी रहते हुए ही पे करोगे लेकिन 12 महीनों बाद, तो वो अदर लॉन्ग टर्म जैसे जुबली बेनिफिट्स। और अगर आप किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल रहे हो धक्के देके तो उस वक्त उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे करते हो, वो आपका टर्मिनेशन बेनिफिट है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको इसमें देखने हैं इनकी अकाउंटिंग। तो अब इसमें देखिए जो एम्प्लॉय की अकाउंटिंग होती है, इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी वेजेस की अकाउंटिंग आप जानते हैं, इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं होता, बस ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है, तो इसको अपन एक बार इग्नोर कर रहे हैं। अब देखिए बोनस की अकाउंटिंग। बोनस की अकाउंटिंग आप इस इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्रूअल कंसेप्ट। जब आप एम्प्लॉय से सर्विस लेते हैं तो उसके बाद आपको खर्चा रिकॉर्ड करना होता है, जैसे सर्विस ले ली फिर आप खर्चा रिकॉर्ड करिए। तो बोनस जब आप एम्प्लॉय को अनाउंस करते हैं तो आप कुछ कंडीशन रखते हैं, अगर वो एम्प्लॉय उस कंडीशन को मीट करवा देता है तो आपका बोनस पे करना पड़ेगा, आपका बोनस का खर्चा अक्रू हो जाता है। तो जैसे ही एम्प्लॉय कंडीशन मीट कर देगा आपको बोनस का खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो बोनस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट, ये बोनस का खर्चा पीएनएल में जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हेड के अंदर, और ये आपकी लाइबिलिटी बन गई। जब आप पे करोगे तो प्रोविजन फॉर बोनस टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बोनस पेबल टू एम्प्लॉय आएगा, अमाउंट ऑफ बोनस पर एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट द कंडीशन, कितने एम्प्लॉयज ने कंडीशन मीट करी, मल्टीप्लाई बाय एक एम्प्लॉय को आप कितना बोनस दे रहे हो। इसके बाद कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप बोनस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के रूप में दे रहे हो। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मतलब आपने एम्प्लॉय को बोला अगर आपने हमारी कंपनी का प्रॉफिट अगर 10 करोड़ से एक्सीड करवा दिया तो हम आप लोगों को प्रॉफिट का 10% बोनस के रूप में बांट देंगे। ऐसा कोई भी एक कंडीशन लगा दी जिसमें आपको बोल दिया गया कि आपको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, एम्प्लॉयज को ऐसा बोल दिया गया कि प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, तो वो भी बोनस प्लान ही होता है, उसे हम शेयर इन प्रॉफिट प्लान या प्रॉफिट शेयरिंग प्लान भी बोल देते हैं। इस केस में बोनस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ड्यूरिंग द ईयर जो भी एंटिटी ने प्रॉफिट कमाया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कंपनी को लग रहा है कि प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड पे आउट परसेंट कितना होगा उससे। ऐसा हो सकता है मान लीजिए 31 मार्च को कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, टारगेट मीट हो गया, अब इसका पैसा बांटना है, 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया सपोज, लेकिन कंपनी ने बोला हुआ था ऑलरेडी कि जो एम्प्लॉय 31 जुलाई को कंपनी में रहेगा उसको बोनस पे होगा, 31 जुलाई को हम बोनस का पेमेंट करेंगे। अब इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला गया उसको तो कुछ बोनस मिलना नहीं है, इसलिए कंपनी जो प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट का परसेंटेज अनाउंस करती है ना, उसका एक एक्सपेक्टेड पे आउट परसेंटेज निकाल लेती है कि हमें तो इतना ही पे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज तो कंपनी की नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट आपका लीव कंपनसेशन। लीव कंपनसेशन जिसे आप पेड लीव, पेड वैकेशन या कंपनसेटिंग एब्सेंसेस भी बोलते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आज तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल है अपने पास। इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा। डिटेल के लिए आप डिटेल रिवीजन वीडियो देख सकते हो जिसमें पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए पेड लीव्स का मतलब क्या है, आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि आप कंपनी की अगर 10 दिन की मैंने पेड लीव दे दी तो अगर 10 दिन मेरी कंपनी में नौकरी करने नहीं आएगा ना तो मैं उसकी सैलरी नहीं काटूंगा, मैं उसको उस छुट्टी के बदले भी पैसा दूंगा, इसलिए इसे बोला जाता है पेड लीव्स या लीव के बदले कंपनसेशन मिलेगा। ये छुट्टियां ना संडे और पब्लिक हॉलीडेज के अलावा होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें संडे और पब्लिक हॉलीडे मान लेते हैं हम 65 होती है तो वो हटा दो, तो कंपनी का ऑफिस तो 300 दिन ही खुला रहेगा, 65 दिन तो कंपनी का ऑफिस ही बंद रहेगा, तो एम्प्लॉय ऑफिस आके करेगा क्या। तो 300 दिन को, ये जो 300 दिन होते हैं इन्हें बोला जाता है वर्किंग डेज। ये वो दिन है जब एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। तो जो सैलरी पे करी जाती है ना एम्प्लॉय को वो ये वर्किंग डेज के लिए दी जाती है। जो भी आप सैलरी के पैकेज देखते हैं वो वर्किंग डेज के लिए होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30 लाख रुपए है और 300 वर्किंग डेज हैं साल के अंदर उस कंपनी के, तो यानी उसकी दिन की सैलरी होगी 10,000 पर डे। दिन की सैलरी कितनी होगी 10,000 पर डे। अब वो एम्प्लॉय अगर ये 300 वर्किंग डेज के अंदर, अब मान लीजिए 300 वर्किंग डेज में मैंने उसको 20 दिन की पेड लीव अलाउ कर रखी है, तो वो 300 वर्किंग डेज में से 20 दिन की छुट्टी और ले लेता है, तो यानी वो 280 दिन ऑफिस आता है, तो भी मुझे उसे कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, पूरी 30 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी। ये होता है पेड लीव का कंसेप्ट। मतलब पेड लीव जितनी अलाउ होती है अगर एम्प्लॉय छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है, अब मान लीजिए 20 की जगह उसने 25 दिन की छुट्टी ले ली, 275 डेज ऑफिस आता है, तो उसने 5 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ली है तो 5 दिन का पैसा कटेगा, 10 दिन के 10,000 रुपये एक दिन का है तो 5 दिन का 50,000 उसका कट जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट होता है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है, उसी से आपको समझ में आएगा। अब जो पेड लीव्स है उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव, कुछ भी हो सकता है। अब आप इसमें लीव कंपनसेशन कैसे रिकॉर्ड करोगे वो आप समझिए। देखिए पेड लीव्स जो होती है ना, आप मान लीजिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि आप 20
छुट्टी ले सकते हो पूरे साल भर में। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो बॉस के गुलाम होते हैं, हो सकता है वो पूरी छुट्टी ना ले, उन्होंने 5 छुट्टी ली तो वो 15 छुट्टी बच गई सर, 15 पेड लीव्स बच गई, उनका क्या होगा? तो वो 2 तरीके की पेड लीव्स हो सकती है, एक्यूमुलेटिंग या नॉन एक्यूमुलेटिंग। पहले मैं बात कर लेता हूँ नॉन एक्यूमुलेटिंग। ऐसी पेड लीव जो अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपने 15 छुट्टी नहीं ली ना, बस वेस्ट है, उनके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलेगा, ना ही उनके बदले एक्सेस छुट्टी मिलेगी, वो वेस्ट हो चुकी है। तो इन्हें बोलते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग पेड लीव, और इनका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। भाई उन छुट्टियों के बदले कुछ देना ही नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करना है? तो ये उन एम्प्लॉइज के लिए जो बॉस के गुलाम है, अब वो आके कुछ भी कर लो भाई, हमने तो, कंपनी तो बोलेगी हमने तो अलाउ कर दी थी आपको छुट्टी, आपने नहीं ली, आपकी गलती है। एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स क्या होती है? जिनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब कैरी फॉरवर्ड करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक वेस्टिंग पेड लीव्स और एक नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब आपने 15 छुट्टी नहीं ली ना, तो कोई बात नहीं, अगले साल इन 15 छुट्टियों के बदले जितना कैश बनता है ना उतना हम आपको पे कर देंगे, ये होती है वेस्टिंग पेड लीव्स। और दूसरा होता है नॉन वेस्टिंग, यानी आपने 15 छुट्टी नहीं ली, कोई बात नहीं, अगले साल आपको 15 छुट्टी एक्स्ट्रा अलाउ कर देंगे, अगले साल आप 15 छुट्टी ले सकते हो, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। यानी अगले साल बंदा 20 छुट्टियां तो ले ही सकता है जो उस ईयर की रहेंगी, 15 छुट्टी जो इस साल से कैरी फॉरवर्ड हुई है वो भी मिल जाएंगी, ये होती है नॉन वेस्टिंग। अब आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है देखिए, वेस्टिंग पेड लीव्स में अकाउंटिंग जब करोगे जब वो पेड लीव्स अराइज होंगी जिस ईयर में आपने पेड लीव्स अर्न करी हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉय को मान लो मैं सैलरी दूंगा, फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉय मान लीजिए 300 वर्किंग डेज में से ओनली 5 दिन की छुट्टी लेता है, 295 डेज ऑफिस आता है, तो उसको 280 डेज आता तो भी पूरी सैलरी मिलती, 15 दिन एक्स्ट्रा आया ना, तो पहले साल 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया तभी तो उसको अगले साल वेस्टिंग उसका कैश मिलेगा, 15 छुट्टियों का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, तो पहले साल में ही उसने लीव अर्न करी है तो तभी आपको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सैलरी टू बैंक तो हो जाएगी 30 लाख की, अब एक लीव कंपनसेशन का खर्चा बुक करना पड़ेगा, लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, जो मैं उसे अगले साल पे करूंगा। खर्चा P&L एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा, अगले साल जब पे करूंगा तो प्रोविजन टू बैंक हो जाएगा। अब खर्चे का अमाउंट कितना रिकॉर्ड करूं, अमाउंट कितना रिकॉर्ड करूं, तो देखो कितने एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी में, मल्टीप्लाई बाय हर एम्प्लॉय ने ऑन एन एवरेज कितनी अनयूज्ड लीव्स बच गई हैं जिन्होंने यूज नहीं करी और कैरी फॉरवर्ड होगी, इसके लिए अलग से एक्सेल शीट मेंटेन कर लेते हैं हम, और सैलरी पर डे आपको दे रखी होगी, आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल खर्चा कितना रिकॉर्ड करना है। ये तो वो अमाउंट होगा जो अगले साल आपको पे करना पड़ेगा लीव कंपनसेशन की वजह से कैश में। क्लियर है, सिंपल सा ये। अब नॉन वेस्टिंग है, ये थोड़ा स्पेशल है, ये देखिए इसमें भी आप लीव तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आप लीव अर्न करोगे या लीव अराइज होंगी, वही है कि लीव अक्रू जब होंगी तब आपको रिकॉर्ड करना है लीव का खर्चा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय को यही 5 डेज की छुट्टी उसने ली, 295 डेज बची, अगर वो 280 दिन आता तो भी उसको फुल सैलरी मिल जाती। 15 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया तो अब क्या है, 15 दिन की छुट्टियां उसने ली नहीं है, 20 में से 5 ही लिए, 15 दिन की छुट्टी उसकी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब देखो अगले साल उस एम्प्लॉय ने क्या किया, अगले साल उसने 20 छुट्टियां जो उस ईयर की अलाउ थी वो तो ले ली, साथ में पिछले साल से 15 कैरी फॉरवर्ड आई थी वो भी ले ली क्योंकि नॉन वेस्टिंग वाली थी। ये बंदा 1 महीने की छुट्टी लेके आराम से फॉरेन ट्रिप मारने जाया और इसने पूरे साल भर में 265 डेज काम किया ओनली। तो अब देखो यहाँ पे अगर उसको पहले साल में कितनी सैलरी मिलेगी आप मुझे बताओ, 30 लाख, क्योंकि उसने 300 डेज में से 5 दिन की छुट्टी ली है, फुल सैलरी मिलेगी क्योंकि अलाउड छुट्टियां ली है। सेकंड ईयर में बताओ सैलरी कितनी मिलेगी सर, 20 छुट्टियां करंट ईयर की और 15 छुट्टियां पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड थी, यानी इस साल में भी उसने जितनी अलाउ थी उतनी छुट्टियां ली है, यानी इसको फुल सैलरी मिलनी चाहिए। यानी इस साल में भी इसको पूरे 30 लाख की सैलरी मिलेगी और इस साल में भी पूरे 30 लाख की सैलरी मिलेगी, जबकि दोनों साल में कम अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। तो ये लॉजिकली अगर हम देखें उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो सही अमाउंट पे करेंगे हम, सैलरी टू बैंक 30 लाख, लेकिन ये इंडियस बोलता है अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो साफ गलत नजर आ रहा है। इस साल में 295 डेज काम किया तो भी 30 लाख और इस साल में 265 डेज काम किया तो भी सैलरी 30 लाख। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अब देखो अगले साल में इसने 15 लीव का बेनिफिट क्यों ले पाया, क्योंकि पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आई है, पिछले साल इसने छुट्टी नहीं ली थी, इस वजह से अगले साल ये 15 लीव का बेनिफिट ले पाया। तो अगले साल 15 लीव का बेनिफिट इसलिए ले पाया क्योंकि पिछले साल इसने छुट्टी नहीं ली थी, यानी पिछले साल में ये लीव अर्न करी, इस वजह से अगले साल बेनिफिट मिला ना। यानी पिछले साल इसने एक्स्ट्रा काम किया था 15 दिन का, तो पिछले साल आप खर्चा रिकॉर्ड करो, यानी जब अराइज हुई तो जिस साल में फर्स्ट ईयर में आप सैलरी टू बैंक 30 लाख करोगे, साथ में लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन भी करोगे 15 दिन का, और अगले साल में क्या करोगे, अब अगला साल जो आएगा ये साल, इस साल में भी टोटल सैलरी तो इसको 30 लाख पे होनी चाहिए। अब की बार आप क्या करोगे, देखो सैलरी अकाउंट 30 लाख टू बैंक नहीं कर सकते,
क्योंकि आपको टोटल तो इसको पैसा बैंक से 30 लाख देना है, तो आप 30 लाख तो बैंक से पैसा दे दोगे और 1.5 लाख रुपए मान लेते हैं, दिन के 10,000 रुपए थे, 15 दिन के 1.5 लाख रुपए हो गए। 1.5 लाख का प्रोविजन बनाया था, वो प्रोविजन फुल लीव एनकैशमेंट से चला गया, तो बचा हुआ 28,50,000 हम मानेंगे कि इस साल की करंट ईयर की सैलरी है। और सिंपल सी बात है ना, करंट ईयर में अगर ये 15 दिन पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड नहीं होते तो ये बंदा क्या करंट ईयर में ये छुट्टियां ले पाता? नहीं ना, इसकी 15 दिन की सैलरी कट जाती। तो यानी ये मानो कि करंट ईयर में तो इसने 15 दिन कम सर्विस दी है ना, तो करंट ईयर की मैंने 15 दिन की सैलरी काट ली, लेकिन प्रोविजन था पिछले साल का, इस वजह से मुझे पैसा देना पड़ा। यानी टोटल पैसा तो करंट ईयर में भी 30 लाख ही जाएगा और पिछले साल में भी 30 लाख ही गया, बस प्रेजेंटेशन बदल गई। तो जब भी नॉन वेस्टिंग होगा ना, जिस ईयर में लीव अराइज होगी उसमें ये एंट्री पास करोगे, अगले साल आप प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक करोगे, लेकिन ये बैंक से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हो रहा जैसे वेस्टिंग में हो रहा था। इसमें आप क्या करो, करंट ईयर का जो सैलरी अकाउंट में जितना पैसा था उसकी जगह आप प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन अकाउंट डेबिट कर रहे हो। यानी प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन में जितना पैसा पड़ा हुआ है ना सैलरी अकाउंट को उतना कम कर देना और उसके बजाय प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन को डेबिट कर देना। ये इसका लॉजिक है, डिटेल्ड वीडियो के अंदर है। इसके अंदर अमाउंट निकालते वक्त आपको एक्सपेक्टेशन को और इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी आपको देखना पड़ेगा कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अगले साल अनयूज्ड जो कैरी फॉरवर्ड लीव है उसको एक्सरसाइज करेंगे। कुछ बॉस के गुलाम रहेंगे तो अगले साल भी नहीं करेंगे। जिसमें से आप मान लो कि एम्प्लॉय की 15 लीव कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो कुछ एम्प्लॉय हो सकता है ना 15 में से 10 ही यूटिलाइज करे, तो आपको लीव्स भी उतनी ही लेनी है जितनी आपको लग रहा है कि अगले साल एक्सपेक्टेड है कि यूटिलाइज हो जाएंगी कैरी फॉरवर्ड में से, मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे। तो जब ये नॉन वेस्टिंग वाला केस होता है ना, तो आपको एक्सपेक्टेशन का फैक्टर और इसमें डालना पड़ता है, वेस्टिंग में नहीं डालना पड़ता। इसका लॉजिक है, वेस्टिंग में क्या है, सामने वाले को कैश मिलेगा, चाहे कितना ही बड़ा बॉस का गुलाम हो, कैश लेने को सब तैयार है, ठीक है। तो इसमें सभी एम्प्लॉइज पे अपन बुक कर लेते हैं जिनकी भी कैरी फॉरवर्ड होती है, लेकिन यहाँ कैश नहीं मिलेगा, एक्सेस छुट्टियां मिलेंगी, तो जो गुलाम होता है वो चला जाता है ऑफिस। सैलरी पर डे मैंने बताया कैसे आएगी, एनुअल सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर। नंबर ऑफ वर्किंग डेज का मतलब वो दिन जब कंपनी का ऑफिस ओपन रहता है, यानी संडे और पब्लिक हॉलीडे के अलावा बाकी के दिन। इसका देखो मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल से समझाया था, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा डायरेक्टली, तो हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप स्किप करिए, क्वेश्चन अपन डायरेक्टली देख लेंगे क्वेश्चन बैंक से, जो इंपॉर्टेंट भी है इसका। नेक्स्ट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट यानी रिटायरमेंट के टाइम पे 2 तरीके के प्लान होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में एक फिक्स कंट्रीब्यूशन एक फंड में डाल देते हो, जैसे पीएफ है तो मैं पीएफ का एक फिक्स परसेंटेज एक ईपीएफओ फंड है उसमें डाल देता हूँ, और वो फंड मैच्योरिटी पे एम्प्लॉय को पैसा देगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म है। फंड डूबा तो एम्प्लॉय का पैसा डूबा, मेरे से मांगने नहीं आ सकता एम्प्लॉय, क्योंकि मैं तो हर ईयर कॉन्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा। ये होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इस पर भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए। इसमें देखो क्या कैसे एंट्री पास करोगे, आपका खर्चा है तो खर्चा डेबिट करोगे, टू आप खर्चा पे करना है तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेबल, या आप रिकॉर्ड कर लोगे। सैलरी का एक परसेंटेज होता है उतना आपको करना है, जब पे कर दोगे तो पेबल टू बैंक, सिंपल सी एंट्री है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, मान लीजिए उस फंड में जो पैसा मेरे को जमा कराना है आज अक्रू हो गया, मेरे को जमा करा देना चाहिए था, पर मैं उसको 12 महीने बाद, बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स बाद जमा कराऊंगा, तो मुझे उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस खर्चे को पीवी करके रिकॉर्ड करूंगा, और फिर हर साल जितना टाइम आएगा ओवर द पीरियड जब तक उसको पे करूंगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके उसे अनवाइंड करूंगा, इंटरेस्ट टू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल, ठीक है। ये नॉर्मल है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इस इंडेक्स का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, बट इस टॉपिक पे पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, तो इस पे आ भी सकता है क्वेश्चन। मतलब इस इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी को माना जाता है, तो इसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको स्किप नहीं करेंगे अपन, तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है कि आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट डायरेक्टली पे करोगे, जैसे ग्रेचुटी। मैंने देखा ये एम्प्लॉय 5 साल बाद रिटायर होगा, उसको 10 लाख की ग्रेचुटी पे करनी है, तो मैं ही पे करूंगा, बीच में कोई फंड वगैरह नहीं आएगा। ये होते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो इसमें आपको खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस रिकॉर्ड करना है, जब एम्प्लॉय ने सर्विस दी है। सिंपल सी बात है, 5 साल सर्विस देगा, रिटायर होगा, तभी तो मिलेगी ग्रेचुटी, तो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ये फॉलो कर लोगे तो आंसर पूरा मैच हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टेप है लाइबिलिटी पता कर लो, कितनी लाइबिलिटी बनानी है, यानी जिसे हम बोलेंगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन टेक्निकल नाम में बोलते हैं ग्रेचुटी लाइबिलिटी या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो सबसे पहला, अब स्टेप 1 में मैं आपको टोटल 9 पॉइंट्स बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। स्टेप 1 में पहला पॉइंट है, तब जाके आपका पूरा स्टेप होगा। पहला पॉइंट है कि आपको टोटल बेनिफिट पे कितना करना है, टोटल ग्रेचुटी पे कितनी करनी है एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए या तो क्वेश्चन में गिवन होगा अमाउंट, या कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बता रखा होगा, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना।
आप देख रहे हैं उसको एक्सपेक्टेड फाइनल सैलरी क्या मिलेगी, जिस ईयर में वो रिटायर होगा उसमें फाइनल सैलरी उसकी क्या रहेगी पर एनम, मल्टीप्लाई बाय वो कितने साल की सर्विस दे चुका होगा मुझे तब तक, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, मल्टीप्लाई बाय बेनिफिट का परसेंटेज, कितना मैंने उसको परसेंटेज बोला था कि तेरी फाइनल सैलरी का इतना 10% दे दूंगा, वो आप कर दो, तो ये आपका टोटल बेनिफिट आपको पे करना है। ये बेनिफिट उसका टोटल बेनिफिट एक बार में पे होगा, तो अब मुझे पता करना है क्योंकि हर साल खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो हर साल का ईच ईयर ऑफ सर्विस का कितना बेनिफिट एट्रीब्यूट हुआ, टोटल बेनिफिट जो निकाला डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। अब थर्ड में, अब क्या ये जो अमाउंट आया नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस से डिवाइड करने के बाद, मान लीजिए टोटल बेनिफिट पे करना था 5 लाख और ये अमाउंट आ गया 5 साल की सर्विस का, तो डिवाइड बाय 5 करके 1 लाख। क्या जो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट एट्रीब्यूट आया, क्या मैं इसे खर्चा रिकॉर्ड कर लूँ? इसे खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये इंडेस है और इंडेस सब्सटेंस पे चलता है। ये 1 लाख रुपए हर साल का खर्चा तो है, हर साल का खर्चा एक्रू तो होता जा रहा है, लेकिन पे कब होगा? सब 5th ईयर के एंड में जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो कैश फ्लो फ्यूचर में होगा, तो आप उसे पीवी करके रिकॉर्ड करो। तो खर्चे को हम पीवी करके रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। करंट ईयर की सर्विस जितनी दी उससे रिलेटेड कितना खर्चा है, तो उसे हम जो हमारा ये खर्चा आएगा ना, बेनिफिट जो भी एट्रीब्यूट है, इसको हम पीवी पे रिकॉर्ड करते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं करंट सर्विस कॉस्ट के नाम से। करंट सर्विस कॉस्ट खर्चा टू लाइबिलिटी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हो गई अकाउंटिंग। अब देखिए यहाँ पीवी करने का स्पेशल टेक्निक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीवी करने की स्पेशल टेक्निक है इसके अंदर, और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आप गलती करते हो, तो इस वजह से मैं उस पर थोड़ा सा टाइम देके आपको बता देता हूँ। देखिए बेनिफिट जो एट्रीब्यूट होगा मेरा, बेनिफिट जो एट्रीब्यूट होगा हर साल का 1 लाख हो रहा है। अब मुझे पीवी पे खर्चा रिकॉर्ड करना है, मान लो डिस्काउंटिंग रेट 5% है, तो पीवी कैसे करूँ? तो फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर ले लो, सेकंड है तो सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर ले लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने पीवी को रटा है, कभी समझा नहीं है, ठीक है। रटने वाले लोग ऐसे ही करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे इस कंसेप्ट को नहीं अप्लाई कर पाओगे और गलत करके आओगे क्वेश्चन में। आपको पीवी का कंसेप्ट ये होता है कि कैश फ्लो जब होगा ना, एक्चुअल में कैश फ्लो उस डेट से हम खींच के एक पर्टिकुलर टाइम पे लेके आते हैं। तो ये 1 लाख रुपए तो पहले साल का बेनिफिट है, पे कब होगा? 5th ईयर के एंड में। सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर का 1 लाख, तो सेकंड ईयर का बेनिफिट है, पे होगा 5th ईयर के एंड में। तो आपको पीवी करना है 5th ईयर के एंड से कैश फ्लो को। तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो पे कब होगा? देखो ये फर्स्ट ईयर एंड का है, फर्स्ट ईयर एंड पे बेनिफिट अक्रू हो गया 1 लाख, पे कब होगा? 5th ईयर के एंड में। तो फर्स्ट ईयर एंड से 5th ईयर एंड कितना दूर है? 4 साल दूर है, तो 4 साल से आप पीवी करके खींच के लाओगे 4th ईयर का पीवी फैक्टर। ऐसे ही सेकंड ईयर का बेनिफिट है, सेकंड ईयर एंड का, सेकंड ईयर एंड से 5th ईयर एंड कितनी दूर है? 3 साल, तो थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर लगाओगे। यानी यहाँ पीवी फैक्टर उल्टे लगेंगे, यहाँ 2 साल का, यहाँ 1 साल का, और लास्ट 5th ईयर का एंड का पीवी फैक्टर है और 5th ईयर एंड में पे होगा, तो जीरो टाइम का पीवी फैक्टर 1 होता है। तो इस तरीके से पीवी होगी, तो हर आपको ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट मिल जाएगी। एंट्री पास कर दोगे आप करंट सर्विस कॉस्ट की, एंट्री पास कर दी करंट सर्विस कॉस्ट की, तो लाइबिलिटी पीवी के फॉर्म में आ गई। कंप्रेस है, लाइबिलिटी को अनवाइंड करना पड़ेगा, तो हर साल आपको इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी टू डीबीओ ओपनिंग बैलेंस पे। तो इसके लिए आप अमोर्टाइजेशन टेबल जैसे बनाते थे ना, वैसा होगा। पर यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल में हमारा केवल है ना ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम आता था, वो लेजर को रिफ्लेक्ट करता था। पर यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में बहुत सारे आइटम आएंगे, तो हम या तो कॉलम इतने सारे डालें या फिर हम डायरेक्टली लेजर बना लें। तो हम लेजर बना के भी निकाल सकते हैं, और लेजर बना के निकालना पड़ेगा या एक हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट बना के निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे हर साल आप करंट सर्विस कॉस्ट बुक करते जाओ और इंटरेस्ट चार्ज बुक करते जाओ, आपका काम होता चला जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए एक एक्चुरियल गेन लॉस और बुक होता है। एक्चुरियल गेन लॉस क्या चीज़ है? देखिए मैं जब ये फॉर्मूला से अपनी ग्रेचुइटी जो मुझे पे करनी पड़ेगी वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसमें फाइनल सैलरी भी एक्सपेक्टेड है और कितने साल काम करेगा वो भी एक्सपेक्टेशन के बेस पर है। तो इसके लिए क्या होते हैं, एक्चुरी साइंस करे हुए पर्सन होते हैं एक्चुरी, उनसे हम कुछ वैल्यूएशन कराते हैं कि कितना हमें पे करना पड़ेगा। ये काम हम खुद नहीं करते हैं, सारा काम प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुरी करता है, कितनी पेमेंट होगा, क्या होगा। तो एक्चुरी की अगर अजम्पशंस बदलती हैं, फाइनेंशियल या डेमोग्राफिक अजम्पशंस, इन्हें हम बोलते हैं एक्सपीरियंस वेरिएंस बोलते हैं। जैसे कि फाइनल सैलरी के एस्टिमेट में चेंज आना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस के एस्टिमेट में चेंज आना, डिस्काउंटिंग रेट के एस्टिमेट में चेंज आना। तो उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? लाइबिलिटी बढ़ेगी तो एक्चुरियल लॉस, लाइबिलिटी कम होगी तो एक्चुरियल गेन। आप एंट्री पास कर दोगे एक्चुरियल लॉस टू डीबीओ या डीबीओ टू एक्चुरियल गेन। अब जो एक्चुरियल लॉस या एक्चुरियल गेन है, ये रियल वाला, रियल में एक्चुरियल गेन, ये रियल का गेन लॉस नहीं है, रियलाइज्ड गेन लॉस नहीं है, ये बस हमने एस्टिमेशन पे कैलकुलेट करा है। इस वजह से इसे हम ओसीआई में लेके जाते हैं, और ओसीआई भी ऐसा नॉन रिक्लासिफाइबल टू पीएल। ठीक है, अब आगे आ जाइए पार्ट सर्विस कॉस्ट। पार्ट सर्विस कॉस्ट के हमारे फॉर्मूला में एक बेनिफिट परसेंटेज था, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में बोला होगा कि 10% दे देंगे, लेकिन 3 साल बाद हमें लगा एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने उसको 12% कर दिया। तो पार्ट सर्विस कॉस्ट क्या है, उस परसेंटेज बेनिफिट में चेंज करना, तो वो मैं खुद से चेंज करता हूँ, कोई एस्टिमेशन का चेंज नहीं है। तो वो अगर मैं एडिशनल बेनिफिट देने की बात करता हूँ तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो पार्ट सर्विस कॉस्ट टू
डीबीओ, पार्ट सर्विस कॉस्ट P&L में खर्चा चला जाएगा। और अगर मैं प्लान में जो बेनिफिट का परसेंटेज है वो कम करता हूँ तो लाइबिलिटी गिरेगी टू पार्ट सर्विस कॉस्ट P&L में एक्सपेंस। जब बेनिफिट पे कर दूंगा तो डीबीओ टू बैंक, भाई बेनिफिट पे करना है तो लाइबिलिटी पे कर दी तो डीबीओ टू बैंक हो जाएगा। एक होता है कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कई बार मान लीजिए मैंने 5 साल बाद सोचा था कि रिटायर होगा, पैसा पे करूंगा, मैंने सब अनाउंस कर दिया, 3 साल बाद मेरे को समझ में आया कंपनी की हालत खराब है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो मैंने 3rd ईयर के एंड में बोला कि मैं प्लान कर्टेल कर रहा हूँ, एक तरीके से कैंसिल कर रहा हूँ और मैं अब आप लोगों को कुछ कंपनसेशन दे देता हूँ इसके बदले, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेटलमेंट। तो इस केस में डीबीओ आप डेबिट कर दोगे, लाइबिलिटी खत्म करोगे, कितनी, जितना आप प्लान कर्टेल कर रहे हो क्वेश्चन में बताएगा इतना आपका अमाउंट कम हो रहा है लाइबिलिटी का। टू बैंक अकाउंट जो आपने सेटलमेंट कंपनसेशन अमाउंट दिया, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट P&L में जाएगा। 9th नंबर पॉइंट है स्टेप 1 के अंदर, इस पॉइंट में आप जाके डीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाओगे, या तो आप लेजर बना लो, जो भी जनरल एंट्रीज बताए उनका इफेक्ट देके डीबीओ लाइबिलिटी या बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस एडी क्लोजिंग बैलेंस, इस तरीके से आप निकाल लो, या फिर एक स्टेटमेंट बना लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हो, दोनों अलाउड है। स्टेटमेंट में क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस ले लोगे लाइबिलिटी का, करंट सर्विस कोस्ट से लाइबिलिटी बढ़ती है ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट कोस्ट से भी बढ़ती है ऐड कर दोगे, एक्चुरियल लॉस से बढ़ती है ऐड, एक्चुरियल गेन से कम होती है लेस, पार्ट सर्विस कोस्ट प्लस माइनस वाली आप देख लोगे कौन सी है। इसके बाद अगर मैंने पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स किया है तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी लेस, अगर मैंने कर्टेलमेंट किया तो लाइबिलिटी कम होगी, तो डीबीओ में जितना रिडक्शन हुआ वो हम लेस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्लान एसेट। स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करोगे प्लान एसेट का बैलेंस। अब प्लान एसेट क्या होती है, मेरे को लाइबिलिटी इंकर करनी है, मुझे मालूम पड़ गया, लेकिन अब ये लाइबिलिटी इंकर करनी पड़ेगी तो कंधों पे बोझ आएगा, तो उसके लिए मैं पहले से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ प्लान एसेट, जिसको कि हम फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं हर साल। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है ये स्पेसिफिक डीबीओ के लिए किया जाता है, इसलिए इंड एस 19 इसकी अकाउंटिंग बताएगा। इंड एस 19 क्या बोलते हैं, आप इस प्लान एसेट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे उससे एसेट मान लो, प्लान एसेट टू बैंक, ये एंट्री पास कर दोगे। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इस इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न भी एक्सपेक्ट करोगे जो कि फिक्स नहीं होती है, तो आप कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, जितना आप डीबीओ पे इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज कर रहे हो ना उतनी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आप बुक करोगे। एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम यानी प्लान एसेट बढ़ जाएगी टू एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम P&L में चली जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हेड के अंदर ही नेगेटिव के तरीके से, ठीक है। अब जो इनकम निकालोगे वो एक तो ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे प्लान एसेट के, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर इन बिटवीन ऑफ द ईयर प्लान एसेट में कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उस अमाउंट पे भी निकलेगी, जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो में आपको एग्जांपल से बताया हुआ है। फिर इसमें एक्चुरियल गेन लॉस ऑन प्लान एसेट, देखो प्लान एसेट को भी हर साल फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है, तो इसकी फेयर वैल्यू की वजह से एक्चुरियल गेन लॉस आएगा। अगर फेयर वैल्यू बढ़ी है तो प्लान एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एक्चुरियल गेन, और फेयर लॉस वैल्यू गिरी है तो एक्चुरियल लॉस टू प्लान एसेट, एक्चुरियल गेन या लॉस उस यही एनआर में जाएगा। फिर देखिए विड्रॉवल ऑफ अमाउंट, हम जब लाइबिलिटी पे कर रहे थे तो हमारी लाइबिलिटी कम कर रहे थे डीबीओ टू बैंक, पर लाइबिलिटी पे करने के लिए अमाउंट आएगा कहाँ से, इस प्लान एसेट से विड्रॉ कर लेंगे बैंक टू प्लान एसेट। जब हम सेटलमेंट कर रहे थे उसमें भी अमाउंट चाहिए था पे करने के लिए, तो वो भी हम यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे बैंक टू प्लान एसेट। अब इसके बाद इस प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस या तो लेजर बना के निकाल लो या फिर वही स्टेटमेंट बना के निकाल लो। ओपनिंग बैलेंस ले लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐड कर ली क्योंकि बैलेंस बढ़ेगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो आपने ऐड कर दिया क्योंकि इससे भी बैलेंस बढ़ेगा, विड्रॉल किया तो लेस करोगे, एक्चुरियल गेन हुआ तो ऐड करोगे, एक्चुरियल लॉस हुआ तो लेस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक चीज़ होती है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। आपसे पूछी जाए एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करो प्लान एसेट पे, तो एक्चुअल रिटर्न क्या होती है, एक्चुअल रिटर्न मतलब टोटल रिटर्न आपने कितनी कमाई है, यानी एक तो हम कमाते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न सॉरी, एक कमाते हैं हम एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक होता है एक्चुरियल गेन। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुरियल गेन ऐड कर दोगे तो टोटल रिटर्न है। मान लो एक्चुरियल गेन ही एक्चुरियल लॉस है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में से एक्चुरियल लॉस लेस कर देना, वो होगी टोटल रिटर्न जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न। इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड है। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न की एंट्री पास करी, एक्चुरियल गेन लॉस की एंट्री पास करी, तो ये आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना होता, बस डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, बस 2 स्टेप इंपॉर्टेंट थे। अब स्टेप 3 में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको जो भी डीबीओ है और प्लान एसेट उसको नेट करके बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट, अगर पॉजिटिव आया तो नेट डिफाइंड लाइबिलिटी है और अगर नेगेटिव आया तो नेट डिफाइंड असेट है। अब अगर ये लाइबिलिटी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, असेट आती है तो आपको उसको लोअर पे दिखाना पड़ेगा। 2 अमाउंट में थे, एक जो अमाउंट हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे आया वो, और दूसरा असेट की सीलिंग। असेट सीलिंग मतलब अगर नेगेटिव आई ना असेट, इसका मतलब असेट लाइबिलिटी से भी ज़्यादा है, और ये असेट कोई स्पेसिफिक फंड होते हैं, इंश्योरेंस फंड, स्टेट प्लान जैसे कुछ फंड होते हैं, तो वो लोग केवल स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए असेट क्रिएट करवाते हैं। अगर उसमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा होता है तो फिर उसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही वो लोग रिफंड देते हैं। तो जितना अमाउंट हमें रिफंड मिल सकता है उसे हम असेट सीलिंग बोलते हैं, वो हमें अवेलेबल होगी। इन दोनों में से लोअर पे आप दिखाओगे नेट डिफाइंड असेट को।
ठीक है। तो नेट डिफाइंड एसेट को इनमें से लोअर पे दिखाओगे, यानी असेट को अगर असेट सीलिंग पे दिखाया गया, यानी असेट सीलिंग कम है, यानी असेट का बैलेंस कम है। असेट का बैलेंस कम है तो हमें असेट का बैलेंस कम करने के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी टू प्लान असेट, डेबिट करेंगे लॉस ऑन प्लान असेट ड्यू टू असेट सीलिंग। और ये भी कोई एक्चुअल गेन लॉस नहीं है, इस वजह से इसको भी OCI-NR में ले जाया जाता है। स्टेप 4 में नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम, हम P&L में जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसे भी नेट करेंगे, यानी DBO पे इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज करी वो ले लो, और जो प्लान असेट पे एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम कमाई वो लेस कर दो, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम। इसके बाद स्टेप 5 में हम प्लान असेट से डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेटेड P&L में कितना खर्चा रिकॉर्ड करेंगे वो बताया हुआ है। तो उससे रिलेटेड हम 4 चीज़ें P&L में ले जाते हैं, करंट सर्विस कॉस्ट, एक नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, एक पार्ट सर्विस कॉस्ट और एक गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट। ऊपर वाली एंट्री से आप वेरीफाई कर सकते हो, इनका टोटल करके बता दोगे। इसके बाद स्टेप 6 में हम देखेंगे OCI में कितना अमाउंट जाएगा डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेटेड, जिसे हम नेट रीमेजरमेंट गेन लॉस बोलते हैं। 3 आइटम जाते हैं, एक्चुअल गेन लॉस ऑन DBO, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान असेट और एक लॉस ऑन प्लान असेट ड्यू टू असेट सेलिंग। यह आ जाएगा नेट रीमेजरमेंट गेन लॉस। तो आपसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछ लिया जाता है कई बार कि बताओ बैलेंस शीट में इस डिफाइंड ऑब्लिगेशन को आप कैसे दिखाओगे, यानी आपसे नेट डिफाइंड लायबिलिटी एसेट पूछी है, बोल दिया जाएगा P&L में कितना खर्चा रिकॉर्ड करोगे, यानी स्टेप 5 पूछा है। OCI में कितना दिखाओगे, यानी स्टेप 6 पूछा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने आपको करवाए भी थे क्लास के अंदर, और एक क्वेश्चन आपको डिटेल रिवीजन वीडियो में करवाया हुआ है अच्छे से। इसके बाद देखिए अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की सेम अकाउंटिंग जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की करी खत्म। इसके बाद देखिए टर्मिनेशन बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। टर्मिनेशन बेनिफिट यानी एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना, तो जो भी मैंने अमाउंट एक्सक्लूसिवली टर्मिनेशन के लिए पे किया है उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू पेबल कर दूंगा, जब पे करूंगा पेबल टू बैंक। मान लीजिए एक एम्प्लॉय को 6 महीने बाद निकालूंगा, मैंने ऐसा बोल दिया, और तब तुझे 1 लाख रुपये पे कर दूंगा, तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू पेबल और पेबल टू बैंक तब कर दूंगा। लेकिन साथ में मैंने बोला यार 6 महीने तक तू है ना मुझे सर्विस देता रहा, उसके लिए मैं तुझे 10-10 हज़ार रुपये महीने दूंगा, क्योंकि मुझे एक अपने पुराने कस्टमर का ऑर्डर क्लियर करना है। तो मैं इससे ये जो 6 महीने की सर्विस लूंगा और इसके लिए 10-10 हज़ार दूंगा, ये मैं इसे नॉर्मल सैलरी मानूंगा, नॉर्मल सैलरी वाली अकाउंटिंग करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इंडिया 19 कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। देखिए इंडेक्स 19 में एक ये बोनस का क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी अभी तक आया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट अपन बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला बस वही लगाना है। अब ये देखिए लीव कंपनसेशन वाला, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन में एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ लीव कंपनसेशन का, और ये मैं आपको करवा भी देता हूँ। देखिए मिस्टर निरंजन एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी ने उसको 30 लाख की सैलरी बताई फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर दोनों में। 300 वर्किंग डेज हैं कंपनी के, 10 दिन की लीव अलाउ कर रखी है, पेड लीव है, 7 दिन की इसने छुट्टी ले ली, 3 दिन की कैरी फॉरवर्ड हो गई। अगले साल इसने 10 दिन की छुट्टी अलाउ थी, 13 दिन की ले ली, 10 करंट ईयर की, पिछले साल की 3 छुट्टी, तो लिखा हुआ है ना कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो अगले साल कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अब देखिए मिस्टर निरंजन कंपनी को लग रहा है कि ओनली 2 छुट्टियां लेगा आने वाले साल में, जो कैरी फॉरवर्ड 3 हुई है ना उसमें से 2 ही लेगा, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम अकाउंटिंग 2 छुट्टियों के बेस पे करेंगे जो लीव कंपनसेशन की है। लेकिन अगले साल उसने 3 छुट्टियां ले ली, कोई बात नहीं, एस्टिमेट में चेंज आता है, हम तब का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, उसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करते हम। अब एक्सपेंस बताओ कितना रिकॉर्ड होगा, जनरल एंट्री पास करो। तो इसका सॉल्यूशन देखो अब आप लोग। देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सैलरी पर डे निकाल लोगे, टोटल सैलरी मालूम है और वर्किंग डेज मालूम है, तो 10,000 पर डे आ गई। पेड लीव्स हमने 10 दिन की अलाउ करी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर साल में 290 दिन काम करता तो भी पूरी सैलरी मिलती, लेकिन इसने कितने दिन काम किया, 300 में से 7 दिन छुट्टी ली, यानी 293 डेज काम किया, तो 3 दिन की इसके पास अनयूज लीव पड़ी हुई है, 3 दिन की इसके पास अनयूज लीव पड़ी हुई है, जिसे ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। पर बस अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें लगता है कि सिर्फ 2 दिन की छुट्टियाँ वो अगले साल यूज़ करेगा, तो हम एक्सपेक्टेशन के बेस पे लेते हैं ना नॉन वेस्टिंग में, तो एक्सपेक्टेशन के बेस पे 2 दिन की, यानी एक ही एम्प्लॉई है, 1 एम्प्लॉई 2 डेज की छुट्टी ले सकता है, 10,000 पर डे सैलरी का खर्चा है,
तो यानी 20,000 का आप लीव कंपनसेशन बुक करोगे। लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन आप 20,000 करोगे और सैलरी टू बैंक आप पूरी 30 लाख बुक कर ही लोगे। ठीक है, सैलरी टू बैंक 30 लाख और लीव कंपनसेशन जो है वो 20,000 का बुक करोगे। इधर 30,000 इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे पहले वाला जो मैंने क्लास में करवाया था आपको। इसके बाद देखिए सेकंड ईयर में क्या होगा, वही 290 डेज की दिन काम करता तो पूरी सैलरी मिलती, लेकिन इसने 10 दिन की छुट्टी करंट ईयर की और पिछले 3 दिन की कैरी फॉरवर्ड डेट भी ले ली, 287 डेज काम किया, तो अनयूज्ड लीव तो कोई बची नहीं इसकी और कोई सैलरी भी नहीं कटेगी। तो अब आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन 20,000 से डेबिट करोगे जो आपने बनाया था। बैंक से तो इसको पूरा 30 लाख पे करना है और बचे हुए अमाउंट से आप सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे, यानी 29,80,000 से। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका, ये आपका लीव वाला। तो फर्स्ट ईयर में ये किया हमने, 30 लाख की सैलरी दी, 20,000 का लीव कंपनसेशन, तो बैंक से 30 लाख 20,000 का प्रोविजन बन गया। नेक्स्ट ईयर सैलरी पे हो गई 29,80 की, 20 का प्रोविजन टू बैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन 7, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लीव कंपनसेशन में, ये अच्छे से देखो आप। एसर लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 350 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से इसकी एवरेज स्टाफ एट्रिशन रेट है 6% पर एनम। इसका मतलब है कि हर साल 6% लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, उनके बदले नए लोग आ जाते हैं। तो ये एसर लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देती है पेड वैकेशन का, हर साल 10 छुट्टियां ले सकता है एम्प्लॉय, और चाहे कभी भी वो हायर किया हो वो 10 छुट्टियां ले सकता है। कंपनसेशन फॉर पेड वैकेशन इज 100%, उनको 100% कंपनसेशन मिलता है, यानी वो पेड लीव है, पूरी सैलरी मिलेगी और 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है। फर्स्ट 31 मार्च 2001 को अनयूज्ड कैरिड वैकेशन वॉज 3 days पर एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी वॉज 15,000 पर डे एंड एक्रूड एक्सपेंस फॉर अनयूज्ड वैकेशन इन 2001 वो ₹65 लाख। देखो 31 मार्च 2001 को 3 दिन की अनयूज्ड लीव थी जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है, सैलरी थी पर डे की 15,000 और इस वजह से एक्रूड जो अनयूज्ड वैकेशन का इन्होंने एक्सपेंस बनाया इस साल का 65 लाख का प्रोविजन बनाया है, ये दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर का तो इन्होंने दे रखा है, अगले साल में देखते हैं। ड्यूरिंग 2001-2002 एम्प्लॉयज टुक 9 days ऑफ वैकेशन इन एवरेज, अगले साल एम्प्लॉयज ने 9 दिन की छुट्टियां ली और इस बार सैलरी जो है वो 10% से बढ़ गई है। आप बताओ 31 मार्च 2002 में कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो अब देखिए इसका आंसर, देखिए सबसे पहले 350 एम्प्लॉई हैं कंपनी के पास 2001 इस साल में भी, जिसमें से 6% कंपनी छोड़ के जाएंगे, यानी उनकी जगह नए एम्प्लॉय आएंगे। तो 94% तो पुराने एम्प्लॉयज हैं, 6% नए एम्प्लॉयज हैं, वो मैंने निकाली है, ये पुराने एम्प्लॉयज और इतने नए एम्प्लॉयज आएंगे। पुराने छोड़ के जाएंगे तो उनकी जगह नए भी तो लाएंगे। अब देखिए अनयूज्ड लीव्स कितनी कैरी फॉरवर्ड होंगी सेकेंड ईयर में, 10 दिन की छुट्टियां अलाउ है। पिछले साल से कितनी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हुई थी, 3 छुट्टियां, वो आ गई, तो 13 छुट्टियां, जिसमें से 9 दिन की छुट्टियां ली है हर एक एम्प्लॉय ने करंट ईयर में, ऐसा बोला गया है। तो 4 छुट्टियां अगले साल और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। नए एम्प्लॉयज़ के लिए देखो 10 दिन की छुट्टियां अलाउ है, क्या इनके लिए पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड आएंगी? नहीं, क्योंकि ये तो अब आए करंट ईयर के अंदर है, इनके लिए थोड़ी ना कोई पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड हुई है। ठीक है, तो इनके लिए 10 - 9 यानी 1 दिन की छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होगी अगले साल। तो आपको प्रोविजन बनाना है तो उसके लिए सैलरी पर डे चाहिए। पिछले साल सैलरी पर डे थी 15,000, इस बार 10% का इंक्रीमेंट आया है, तो यानी 16,500 हो गई। अब आप प्रोविजन बना दो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का पता है कितना बनेगा, 329 एम्प्लॉयज़, 4 days पर एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे, और ये न्यू एम्प्लॉयज़ 21, 1 day पर एम्प्लॉय और सैलरी पर डे। तो ये टोटल प्रोविजन आपको बनाना है सेकंड ईयर में, तो आप प्रोविजन बना लोगे, ये एंट्री पास कर दोगे। अब देखिए पिछले साल का जो प्रोविजन बना था उसको खत्म भी तो करना है, 65 लाख का प्रोविजन टू बैंक करेंगे, क्योंकि जो सैलरी है उसका फिक्स डिटेल्ड कंपोनेंट हमें दे नहीं रखा है कि कितनी सैलरी है, कौन सा एम्प्लॉय कब छोड़ के गया, तो कुछ नहीं मालूम, तो सैलरी पे करना छोड़ो, प्रोविजन टू बैंक तो कर दो। अगर सैलरी भी पता होती तो इस एंट्री में सैलरी डेबिट हो जाता और सैलरी में से प्रोविजन का अमाउंट लेस कर लेते, बचे हुए अमाउंट से सैलरी डेबिट होता, लेकिन वो पता नहीं तो हमने बस प्रोविजन टू बैंक डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का क्वेश्चन है, तो ये भी आप एक देख सकते हो, आ सकते हैं एग्जाम में। इसका भी आज तक क्वेश्चन यहाँ है, सिंपल सा है ये, तो कोई इसमें स्पेशल चीज़ है नहीं, तो इसको आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद देखो ये सारे आपके डिफाइंड बेनिफिट प्लान के क्वेश्चन है, तो ये आ चुका, तो इसमें मैं कोई इंपॉर्टेंट एज सच मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करा रहा, इंपॉर्टेंट तो मैंने मार्क करा रखे। एक क्वेश्चन 15 में आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो
क्वेश्चन 15 में आपको बोला एक्चुअल रिटर्न बताओ प्लान एसेट पे कितनी होगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ और बताओ कि ओसीआई में कितना अमाउंट जाएगा। तो ओसीआई के लिए तो हमें एक्चुअल गेन लॉस डीबीओ पे चाहिए, प्लान एसेट पे चाहिए और लॉस ऑन प्लान एसेट ड्यू टू असेट सीलिंग कुछ है नहीं, तो हमें एक्चुअल गेन लॉस चाहिएगा। इसके अलावा एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए और एक्चुअल गेन लॉस प्लान एसेट पे चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न सबसे पहले निकालनी पड़ेगी प्लान एसेट की। तो इसके लिए देखो, अब 1 अप्रैल को हमने प्लान एसेट में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, प्लान ने 1,90,000 पे करे बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन हमने किया 490 का 30 सितंबर को, यानी ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने जो ड्यूरिंग द ईयर नेट कंट्रीब्यूशन किया उस पर भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एट ईयर एंड फेयर वैल्यू होगी 15 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगी ईयर एंड इतनी। एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ आपको दे रखा है, बस प्लान एसेट पे एक्चुअल गेन या लॉस निकालना पड़ेगा हमें। अब बता रखा है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है, यानी इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट की जो रेट जो है 6 मंथ्स के लिए 10% पर एनम है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर 12 मंथ्स है 10.25%। इसका क्या मीनिंग है, कैसे आया, वो सब डिटेल रिवीजन वीडियो में बताया, तो यहाँ पे वो नहीं बता रहा, डायरेक्टली आपको बस कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो जब हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम 10% वाले इंटरेस्ट रेट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना पड़ेगा पर एनम है। लेकिन जब हमें 12 मंथ्स की इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम ये वाली रेट लेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका मतलब है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले प्लान एसेट पे। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक तो ओपनिंग बैलेंस पे आएगी आपकी, एक ओपनिंग बैलेंस पे आप निकालोगे और एक आप ड्यूरिंग द ईयर जो नेट कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस पे निकालोगे। तो देखो, सबसे पहले अपन निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस पूरे साल का है 12,000। यहाँ पे नेट, कौन सा क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इस वाले मॉड्यूल में दूसरा है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस अपना 10 लाख, इस पे 10.25% से ड्यूरिंग द ईयर जो नेट कंट्रीब्यूशन किया 490 माइनस 190 का बेनिफिट पे किया तो 3 लाख। इस पे हम 10% की रेट से 6/12 करके निकालेंगे, तो ये आ गया टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे पता चल गई, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान एसेट निकाल लूँ। एक्चुअल गेन लॉस कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट प्लस एक्सपेक्टेड इनकम हम कर देंगे। तो ये हमारे अकॉर्डिंग बुक्स में बैलेंस होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपको बता रखा है कितना है, 15 लाख, इतने पे दिखाना है, यानी डिफरेंस क्या है, फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एक्चुअल गेन है, बैलेंसिंग फिगर। जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था ना वो फॉलो करना है, या फिर लेजर अकाउंट बनाना, बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है एक्चुअल गेन लॉस इस चैप्टर के अंदर। तो एक्चुअल रिटर्न अब आप निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न पर प्लस एक्चुअल गेन, तो ये आ गई एक्चुअल रिटर्न। अब आपसे नेट रीमेजरमेंट गेन बताया, ओसीआई में कितना जाएगा वो बताओ। प्लान एसेट पे गेन हुआ है और एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ आपको बता रखा है 6,000, ये लेस होगा, तो ये नेट रीमेजरमेंट गेन। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप। इसी के साथ इंडिया 19 अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए